एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज है चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आज का चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसका एक एक पॉइंट एक एक फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो प्रमुख नदी बेसिनों के बारे में। एक हम पढ़ेंगे अमेजन नदी बेसिन के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में, वहाँ की जलवायु, पेड़ पौधे, वहाँ की वनस्पतियाँ और साथ ही साथ वहाँ पाए जाने वाले जीव, वहाँ के लोगों का रहन सहन और भोजन। इसलिए यह चैप्टर हमारे लिए ज्योग्राफी के लिहाज से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों, एक एशिया से और दूसरा दक्षिण अमेरिका से। ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी हिंदी। इस चैप्टर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अमेजन बेसिन के साथ में। अमेजन बेसिन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीवन वहाँ पर किस प्रकार से है। तो अमेजन बेसिन की अगर हम बात करें तो यह भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य वाले भाग में फैला हुआ है, जिसे हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। पहले हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे। तो ये है हमारी अमेजन नदी, जिसका अधिकांश हिस्सा है ब्राज़ील में, लेकिन कुछ और देशों के साथ भी इसके हिस्से जुड़े हुए हैं, जहाँ का अपवाह तंत्र इसमें नदियाँ, जहाँ से बहने वाली नदियाँ इसके अपवाह तंत्र में अपना योगदान देती हैं। वैसे देख लेते हैं एक बार मैप में ब्राज़ील कौन कौन से देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंच गुयाना के साथ में, फिर सूरीनाम, फिर गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे, इतने देश हैं जिनके साथ में ब्राज़ील करता है सीमा साझा। और अमेजन की एक सहायक नदी है जो है निग्रो नदी। इस नदी के बारे में आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये नदी है इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, 0 डिग्री कितने देशों से होकर के गुजर रही है। तो इक्वाडोर से होकर के गुजरती है, पेरू से होकर के गुजरती है, कोलंबिया से होकर के गुजरती है और गुजरती है ब्राज़ील से होकर। तो 1, 2, 3 और 4 देशों से होकर के गुजर रही है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और ब्राज़ील। 0 डिग्री। अब इसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। जिन स्थानों पर कोई नदी या अन्य जलराशि में मिल जाती है उसे नदी का क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुहाना। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं जिससे अमेजन बेसिन का निर्माण होता है। यह नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो ब्राज़ील के कुछ भागों से लेकर के पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। इन्होंने पूछा है कि क्या आप बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल बता सकते हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, पेरू है और साथ में है ब्राज़ील। अब बात करते हैं सहायक नदियों के बारे में। यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं। मुख्य नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका में नील नदी। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, तो वो है अमेजन का, क्योंकि बहुत बड़ा अपवाह तंत्र है। बात करते हैं यहाँ पर हम जलवायु के बारे में। तो अमेजन बेसिन की जलवायु भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ की जलवायु होगी नम और गर्म, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है और सबसे ज़्यादा तप, जो सूर्य तप है, वो भी यहीं पर मिलता है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय कैसा होता है, समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात में तापमान तो कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी बनी रहती है। तो यह बात हो गई अमेजन बेसिन में जलवायु की। अब वर्षा वनों में देख लेते हैं क्या परिस्थितियां। यहाँ पर वन कैसे, वन भूमि में बहुत सघन प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, वन बहुत सघन पाए जाते हैं और इतने सघन है कि पत्तियों की शाखाओं से क्या बन गई, छत सी बन गई, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम होती है, इसीलिए यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। कौन कौन सी दो वनस्पतियाँ, आर्किड और ब्रोमिलाइड। ये परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्रोमिलाइड क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी क्या करते हैं, इस जल के पैकेट का उपयोग किसके लिए करते हैं, अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की बहुत प्रचुरता है। आप देखते हैं ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा जो ब्राज़ील के जो ये वन है, अमेजन नदी बेसिन है और जो अमेजन के वन है क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो WG रोजन ने किया था। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षत एवं पक्षी और उसके भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं सामान्य पक्षियों से क्या होता है, भिन्न होते हैं। यहाँ पे बंदर, स्लाथ, चींटी खाने वाले टैपीर पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन्हीं वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ जैसी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़ों मकोड़े जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्हा मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इसमें विविधता के रूप में बेसिन असाधारण रूप से क्या है, समृद्ध है। बात करते हैं वर्षा वन के निवासी किस प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो क्या करते हैं, वृक्षों को काट करके भोजन के लिए फसल उगाते हैं और पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती हैं, वो फसलों का ध्यान रखती हैं। 3 प्रमुख फसलें हैं, ट्रेपियोका की, अनानास की और शकरकंद की।
कर्तन और दहन पद्धति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काटो और जलाओ वाली। इसमें क्या होता है, किसी भी किसान जो होते हैं क्या करते हैं, वृक्षों की झाड़ियों को काट करके भूमि को साफ कर देते हैं, उनको जला देते हैं। इसके बाद में इस भूमि पर वो खेती करते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं हो जाते, उपजाऊपन उसका खत्म नहीं हो जाता। फिर यही चीज़ जा करके दूसरी जगह पर करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्तन एवं दहन पद्धति। अब बात करते हैं वर्षावन में अत्यधिक वर्षावनों की। अगर हम बात करें तो वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले टप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग कहाँ रहते हैं, मलोका जैसे बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। तो जिनकी छत कैसी होती है, तीव्र ढलान वाली होती है, ताकि बारिश का पानी फटाफट बह जाए। पहले वहाँ पर अंदर पहुँचना इतना आसान नहीं था अमेजन बेसिन में, लेकिन 1970 में जब से ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया, तब से वर्षावन के सभी भागों में पहुँचना क्या हो गया, ईजी हो गया, सारे लोग पहुँच सकते हैं वहाँ तक। हालांकि वनों की कटान के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी हद तक जैव विविधता है दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब बात कर लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, यहाँ के जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में किसका निर्माण करती हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह उपोष्ण प्रदेश में 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में घाघरा, सोन, गंडक, चंबल, गंडक, कोसी, सब किसकी सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। इसके बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपात प्रदेश, सुंदरवन डेल्टा सारे इससे रिलेटेड है। मैप में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये गंगा नदी है, ये बहते हुए आ रही है और बांग्लादेश से यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए गुजर रही है, और ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये यहाँ पर आकर के सुंदरवन डेल्टा बना रहे हैं और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा बेसिन। अब बात करते हैं इसके बारे में। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल भी है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर झीलों की सारी विशेषताओं के बारे में और नदी से बनने वाली तमाम प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया गया, कॉन्सेप्टुअल चैप्टर है वो। भारत का मानचित्र देख करके हमने देख लिया कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहाँ पर स्थित है। बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, जनसंख्या वितरण के लिए पर्यावरण की भूमिका होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव प्रवास के लिए मैदान जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो उपयुक्त नहीं है, लेकिन मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र वही सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जो पर्वतीय क्षेत्र है। अतः जनसंख्या घनत्व यहाँ पर अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भू उपलब्ध है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, मुख्य व्यवसाय उनका क्या है, कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती हो। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर क्या की जाती हैं, उगाई जाती है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है 1 वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का क्या किया जाता है, संवर्धन करके किसका उत्पादन किया जाता है, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलानों वाले पर्वतीय पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी सारी की सारी बारिश में बह न जाए, क्योंकि ढलान बहुत तीव्र होते हैं। भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। वनस्पतियों का भी चैप्टर हम पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ। डेल्टा क्षेत्र किससे घिरा हुआ है, तो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में कौन से, चीड़ है, देवदार है और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें खास तौर से हाथी, बाघ, हिरण और बंदर पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर, घड़ियाल सब पाए जाते हैं। नदी के साफ जल में झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रेहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह क्या हो, तीव्रता से ना हो, नहीं तो मिट्टी सारी की सारी कट जाएगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के आलमट जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, शुशु कहते हैं। यह अथवा अंधी डाल्फिन कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा और गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। अब तो इनके संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद में बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया था, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद में व्यापक स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई अभियान चलाए गए थे। अब बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे हैं, जिनमें से इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऐसे 10 लाख वाले आबादी के तमाम सारे शहर हैं। यहाँ पर इनका गंदा पानी आता है नदियों में बह करके, जिससे क्या होती है, नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन का यातायात सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4
मार्ग सुविकसित है। मैदानी क्षेत्रों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग के स्थान पर एक दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब तो पूरा का पूरा एक जल शक्ति मंत्रालय ही बना दिया गया है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशेष जनजातीय संस्कृति कई दर्शनीय स्थल हैं। तो जहाँ पर बेसिन है वहाँ पर तमाम सारी विविधताएं भी उपलब्ध है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। टूकन क्या है, तो टूकन एक पक्षी है जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। मैनियार कहाँ का भोजन है, तो यह भी अमेजन बेसिन का भोजन है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो गंगा के एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, उसके किनारे है। देवदार और फर किसके उदाहरण है, तो ये शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों में, सिक्किम वाले इलाकों में और हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। तो यह था क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से केयरफुली देख करके इसके नोट्स तैयार करें और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके बाद में अगर बर्नवाल की ज्योग्राफी से आप पढ़ लेते हैं या कहीं और से पढ़ लेते हैं तो और भी बेहतर चीज़ें इन चीज़ से जानकारी हमें मिल सकती है। थैंक यू सो मच।